अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अब यहाँ पे हर बार की तरह हम करेंगे ये कि जो नाम है इस चैप्टर का उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल वर्ड्स हैं, जैसे कि आपके पास है सोर्सेस, आपके पास है बिजनेस, आपके पास है फाइनेंस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो वर्ड बिजनेस है उसको हम ऑलरेडी 3-4 बार डिस्कस कर चुके हैं कि बिजनेस का मतलब होता है वो ऑर्गेनाइजेशन, वो ग्रुप ऑफ पीपल जो कि स्ट्राइव कर रहे होते हैं टुवर्ड्स प्रॉफिट्स। यानी कि जब भी आप वर्ड बिजनेस सुनोगे तो आपको ये नजर आएगा कि ग्रुप ऑफ पीपल या मल्टीपल लोग ओरिएंटेड हैं, डायरेक्टेड हैं टुवर्ड्स प्रॉफिट। अब अल्टीमेटली उस प्रॉफिट का क्या यूज होगा वो डिपेंड करता है उस बिजनेस पे, लेकिन सब बिजनेस की तरफ मेहनत कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस वर्ड तो आपको समझ आ गया होगा। फिर दूसरा वर्ड है फाइनेंस। अब फाइनेंस का अगर मैं आपको मीनिंग बताऊं ना, तो फाइनेंस का सिंपली मतलब होता है पैसे। फाइनेंस का मतलब होता है फंड्स, कि बिजनेस के अंदर पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, बिजनेस में पैसों को किस तरीके से आप प्रोसेस कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, ऐड और लेस कर रहे हो। इसके अलावा बिजनेस से बाहर पैसे कैसे जा रहे हैं, कि आप क्या एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हो या आप पैसे को कहीं पे री इन्वेस्ट कर रहे हो। इट्स ऑल अबाउट मनी। बिजनेस फाइनेंस का मतलब हो गया कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जो भी पैसे लेकर आ रहे होते हो, पैसे वहां से लेकर जा रहे होते हो, जो भी पैसे आप रख रहे होते हो, उसका अल्टीमेट पर्पस ये होता है कि आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हो। अब यहाँ पे चैप्टर का नाम है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सोर्सेस का मतलब होता है वो एवेन्यूज, वो रास्ते जहां पे से आपके पास पैसे आ रहे होते हैं। सर मैं अपनी जेब से बिजनेस में पैसे लगा रहा हूं तो ये भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है। मैं बैंक से लोन लेकर एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, ये भी एक सोर्स है। मैं अपने फ्रेंड्स या फैमिली से क्या कर रहा हूं कि नॉन इंटरेस्ट जो है लोन ले रहा हूं, तो यहाँ पे ये भी आपके पास फाइनेंस है। मैं जनरल पब्लिक को क्या कर रहा हूँ, शेयर्स ऑफर कर रहा हूँ और बदले में क्या कर रहा हूँ, उनसे पैसे ले रहा हूँ, ये भी सोर्स ऑफ फाइनेंस है। मैं जनरल पब्लिक को शेयर्स ऑफर नहीं कर रहा, मैं उनको डिबेंचर्स ऑफर कर रहा हूँ। मतलब मैं उनको इनवाइट कर रहा हूँ कि आप मेरे बिजनेस के लेंडर बन जाओ, यानी कि आप मेरे बिजनेस के लेंडर बन जाओ और मुझे उधार दो। तो यहाँ पे वो क्या बन जाएंगे, मेरे डिबेंचर होल्डर्स बन जाएंगे और मुझे सोर्स ऑफ फाइनेंस मिल जाएगा। या मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मुझे कोई मुझे रॉ मटेरियल परचेज करना है, कोई कमोडिटी परचेज करनी है, तो इंस्टेड मैं अपने सप्लायर को पैसे दूं, मैं उससे उधार पे परचेज कर सकता हूं और जब मेरा काम हो जाएगा, मुझे पैसे मिल जाएंगे, तो मैं उसको उसकी पेमेंट दे दूंगा। तो उधार पे परचेज करना भी सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। इसके अलावा आपने कोई मशीनरी परचेज करनी है, कोई प्लांट परचेज करना है, कोई इक्विपमेंट परचेज करना है, इंस्टेड आप क्या करो कि आप उसको पैसे दो। आप क्या कर सकते हो, लीज पे अक्वायर कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, लीज पे अक्वायर कर सकते हो। तो आपने अप फ्रंट पूरी अमाउंट पे नहीं करनी, आप टुकड़ों टुकड़ों में अमाउंट पे कर रहे होते हो। सर ये भी सोर्स ऑफ फाइनेंस है। सोर्स ऑफ फाइनेंस का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप पैसे लेकर आ रहे हो। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का मतलब कभी कभी ये भी होता है कि आपके पास पैसे मौजूद है, लेकिन आप जो है ना अभी पैसे यूज करना नहीं चाहते, कि कल को आपको पैसे की कहीं और जरूरत पड़ गई तो फिर आपके पास पैसे नहीं होंगे। तो दिस इज कॉल्ड सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। आई होप मैंने स्टार्ट कर दिया है ये चैप्टर, आपको ये जो चैप्टर का नाम है वो समझ आ गया होगा। आगे इस चीज को रिपीट करता रहूंगा तो अंडरस्टैंडिंग बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। अगर कोई बात समझ नहीं आ रही हो तो पूछ लेना, और अगर थोड़ी बहुत समझ आ रही है तो साथ चलो, आगे मजीद क्लैरिटी आएगी। एट ए ग्लांस में लिखा हुआ है, to achieve the goals and objectives of a business, financial management is critical to decide which type of financing is required to maximize shareholders value। अब सर मैं इस तीनों लाइनों को पढ़ रहा हूं ना तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो एक काम करते हैं कि इसको बिट्स एंड पीसेस में समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है कि अगर आप गोल और ऑब्जेक्टिव बिजनेस के अचीव करना चाहते हो, तो यहाँ पे जो आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है ना, वो एक बहुत ही क्रिटिकल, बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है
कि यहाँ पे वो ये डिसाइड करता है कि बिजनेस में कहाँ से फाइनेंसेस को लेकर आने हैं ताकि शेयर होल्डर्स की वैल्यू को मैक्सिमाइज किया जा सके। अब सर जो टेढ़ा कॉन्सेप्ट आया ना वो पहला ही आया, शेयर होल्डर्स की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना। व्हाट डज इट इवन मीन, इसका मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे शेयर होल्डर्स की वैल्यू मैक्सिमाइज किस तरीके से की जाती है या ये क्या होता है, इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि बिजनेस की वैल्यू कैसे मैक्सिमाइज की जाती है। अब मैं आपको दूंगा कुछ एग्जांपल्स, गौर से सुनिएगा। एक सोल प्रोप्राइटर ने सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट की। उसने सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट की 1 करोड़ रुपए से। साल के एंड में उसको प्रॉफिट होता है 50 लाख रुपए का। तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आई 50%, यानी कि जो 1 करोड़ रुपए आपने बिजनेस में लगाए थे उसमें से इसको यूज करते हुए आपने 50 लाख रुपए का प्रॉफिट निकाल लिया। सही है। अब यहाँ पे आप अपने बिजनेस पे इतना फोकस्ड थे कि आपके पास कोई और सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं था, तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट में से कुछ पैसे आप घर पे लेके जाओगे। यहाँ पे एज सोल प्रोप्राइटर आपने डिसाइड ये किया कि भाई मैं 25 लाख रुपए जो है वो घर पे ले जाऊंगा और 25 लाख रुपए मैं बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले साल के पहले दिन पे आपके पास जो बिजनेस की वैल्यू थी वो 1 करोड़ रुपए की। सही है। दूसरे साल के पहले दिन में आपकी बिजनेस की वैल्यू इंक्रीज होगी, कितनी हो गई? 1 करोड़ 25 लाख रुपए। क्यों? जो प्रॉफिट हुआ था उसमें से आपने क्या किया, 25 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया और 25 लाख रुपए आप घर पे ले गए। जब आपके पास बिजनेस में आप हो गए 1.25 करोड़ रुपए, फिर क्या हुआ कि दूसरे साल के एंड में आपको प्रॉफिट हुआ लेट से 60 लाख का, 60 लाख का। उसमें से आपने क्या किया कि घर पे आप ले गए 35 लाख रुपए, बिजनेस में आपने 25 लाख रुपए री इन्वेस्ट कर दिए। तो यहाँ पे आपकी बिजनेस की वैल्यू हो गई 1.5 करोड़ रुपए। तो ये आपने तीसरे साल बिजनेस किया, तीसरे साल के एंड में आपको प्रॉफिट हुआ लेट सपोज 75 लाख रुपए का। 25 लाख रुपए आप घर ले गए, 50 लाख रुपए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। अब आपके बिजनेस की वैल्यू कितनी हो गई है? 2 करोड़ रुपए। तो सर इसका मतलब ये है कि हर साल के एंड में जब अपना कुछ प्रॉफिट का हिस्सा मैं बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देता हूँ तो मेरे बिजनेस की वैल्यू इंक्रीज होती है। मैं क्या कर रहा हूँ? अपने बिजनेस की वैल्यू मैक्सिमाइज कर रहा हूँ। पार्टनरशिप में भी यही होता है कि लेट सपोज, अब एग्जांपल दे रहा हूँ, एक पार्टनरशिप स्टार्ट हुई, दो पार्टनर्स थे, दोनों ने 1-1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की और पार्टनरशिप शुरू कर दी। अब पहले साल के पहले दिन में जो आपके पास बिजनेस की वैल्यू है वो है 2 करोड़ रुपए की। साल खत्म हुआ, आपने प्रॉफिट उठाया कितना? आपने प्रॉफिट उठाया 1 करोड़ रुपए का। अब यहाँ पे दोनों पार्टनर को 50-50 लाख रुपए का प्रॉफिट बढ़ गया। अब पार्टनर ए ने डिसाइड किया कि काम करता हूं कि 50 लाख में से 30 लाख मैं घर पे लेके चले जाता हूं। पार्टनर बी ने कहा नहीं, मैं 50 लाख रुपए पूरे बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दूंगा। अब अगर पार्टनर ए 30 लाख रुपए घर ले जाता और पार्टनर बी अगर बिजनेस में 50 लाख रुपए री इन्वेस्ट कर देता तो पार्टनर ए की वैल्यू कितनी होती? 1 करोड़ 20 लाख रुपए। पार्टनर बी की वैल्यू कितनी होती? 1.5 करोड़ रुपए। पार्टनर ए ने बोला नहीं, अगर बी घर पे पैसे लेके नहीं जा रहा तो मैं भी बिजनेस के पैसे घर पे लेके नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? दोनों पार्टनर ने अपने 50-50 लाख रुपए बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिए। बिजनेस की वैल्यू हो गई कितनी? 3 करोड़ रुपए। और पार्टनर ए की वैल्यू हो गई कितनी? 1.5 करोड़ रुपए। पार्टनर बी की वैल्यू कितनी हो गई? 1.5 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे बिजनेस की वैल्यू इंक्रीज कर गई और पार्टनर्स की वैल्यू इंक्रीज कर गई। तो दिस इज कॉल्ड मैक्सिमाइजेशन ऑफ पार्टनर्स वैल्यू या मैक्सिमाइजेशन ऑफ बिजनेस वैल्यू। इसी तरीके से एक और एग्जांपल कि भाई आपने डिसाइड किया कि मैं फला कंपनी के शेयर्स परचेज करूंगा। आपने एक कंपनी के 50 लाख रुपए के शेयर परचेज कर लिए। एक शेयर था 10 रुपए का। सही है। अब हुआ ये कि आपने जैसे ही क्या किया कि पैसे इन्वेस्ट किए और पता चला कि आपके जो शेयर प्राइस है ना, आपकी जो शेयर प्राइस है वो 10 रुपए से हो गई 12 रुपए। सही है। शेयर प्राइस आपकी हो गई 10 से 12 रुपए। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके शेयर्स थे कितने के थे? 50 लाख रुपए के थे। अब वो 50 की जगह 60 लाख रुपए के हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस की प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की वजह से शेयर होल्डर्स की वैल्यू मैक्सिमाइज हो गई। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो ये काम किसका करना है? ये करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये काम फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर अंजाम दे रहा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे बता रहा है कि आप किस तरीके से मैक्सिमाइज कर सकते हो शेयर होल्डर्स वैल्यू। दिस कुड बी अचीव्ड थ्रू अ मिक्स ऑफ डेट और इक्विटी।
और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। आप क्या कर सकते हो, आप इस चीज को अचीव कर सकते हो कि आप एक ब्लेंड क्रिएट कर लो, एक मिक्सचर क्रिएट कर लो ऑफ डेट और इक्विटी एंड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस का। अब सर ये जरा मैं आपको समझाता हूँ। पहला है आपके पास मिक्स ऑफ डेट और इक्विटी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ये जरा मैं आपको समझाता हूँ। सर देखें, आपने अगर बैलेंस शीट देखी हो तो बैलेंस शीट के दो साइड्स होती हैं। एक आपके एसेट की साइड होती है, एक आपके पास होती है लायबिलिटीज और इक्विटी की। सही है, लायबिलिटीज और इक्विटी की साइड एक साइड बना रही होती है। तो इसका मतलब ये है कि या तो मेरे एसेट बेस कर रहे होंगे इक्विटी पे, या मेरे एसेट बेस कर रहे होंगे डेट पे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेफ्ट साइड पे आपके पास जो एसेट है वो 1 करोड़ रुपए के, सही है। लेफ्ट साइड पे आपके पास जो एसेट है वो 1 करोड़ रुपए के, और आपके पास बिजनेस में जो इक्विटी नजर आ रही है वो है 80 लाख की। तो डेट कितना होगा, 20 लाख का। इसका मतलब है कि 80% एसेट उधार के हैं, ओ सॉरी 20% एसेट उधार के हैं, और 80% एसेट जो है वो किसके हैं, वो आपके अपने हैं। सही है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इक्विटी फाइनेंसिंग ज्यादा है और डेट फाइनेंसिंग कम है। या आपके पास ऐसा होता कि आपके पास जो डेट नजर आ रहा होता, लाइबिलिटी नजर आ रही होती, वो होती 80 लाख की, और इक्विटी नजर आ रहा होता 20%, यानी कि 20 लाख रुपए। तो इसका मतलब ये है कि एसेट में से 80% जो उधार के हैं और 20% आपके हैं। तो सर अगर आपके पास डेट फाइनेंसिंग बहुत एक्सट्रीम पे होगी या इक्विटी फाइनेंसिंग बहुत एक्सट्रीम पे होगी ना, तो ये एक गलत परसेप्शन लोगों के माइंड में दे रहा होता है, एक गलत इमेज क्रिएट कर रहा होता है लोगों के माइंड में कि यार इनकी तो डेट फाइनेंसिंग बहुत ज्यादा है या इनकी इक्विटी फाइनेंसिंग बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे एक बैलेंस होना चाहिए, मे बी 50-50, मे बी 60-40, मे बी 40-60, मे बी 70-30, मे बी 30-70। तो कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा बैलेंस होना चाहिए। हर बिजनेस का अपना एक खुद का मिक्सचर होता है जो उसके लिए बेनिफिशियल होता है। यहाँ पे कोई भी चीज पत्थर की लकीर नहीं है। भाई मेरे लिए पहले जो डेट टू इक्विटी फाइनेंस जो था उसका रेशियो था, लेट सपोज 60-40, डेट 60% था, इक्विटी 40% था। मेरे लिए वो बेहतरीन था। अब आगे जाके वो अब क्लिक नहीं कर रहा तो शायद उसको 50-50% कर लूं। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो ये आपने मेंटेन करना है, एक्टिवली इस चीज को मेंटेन करना है। सर एग्जांपल दें, क्या नुकसान होगा अगर मैं सिर्फ 100% इक्विटी पे चलूं, या क्या नुकसान होगा अगर मैं 100% डेट पे चलूं। देखिए अगर आप 100% इक्विटी पे चलेंगे ना, इसका सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है, कि लोगों को ये मैसेज जा रहा होगा कि इनके बिजनेस में तप्पड़ नहीं है। लोगों को ये मैसेज जा रहा होगा कि इनके बिजनेस के अंदर गट्स नहीं है। ये लोग जो है वो डरपोक किस्म के लोग हैं। ये लोग उधार के पैसे से बिजनेस नहीं कर सकते। पाकिस्तानी भी तो ज्यादातर यही करते हैं, वो इक्विटी फाइनेंस की तरफ जाते हैं, भाई जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, मैं उधार के पैसों से बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। यही तो जो है आपकी लिमिटेड सोच क्या कर रही होती है, आपको आगे बढ़ने नहीं देती। अब अगेन यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो ना सूद में मुलव्वस हो, सूद तो हराम ही है, कुछ भी कह लो। सही है, मेरे सामने जितनी भी आर्ग्यूमेंट कर लो, मैं यही कहूंगा सूद हराम है। लेकिन आपको ऐसी जगहों से उधार मिल सकता है जो कि आपसे इंटरेस्ट नहीं ले रहा हो, बस आपने उनको उनकी प्रिंसिपल अमाउंट वापस करनी होती है। अगर आपको ऐसा कोई लोन मिल रहा है, आप फिर भी वो लोन नहीं ले रहे, बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर गट्स नहीं है कि आप एक उधार के पैसों से बिजनेस लेके चलो। तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ इक्विटी फाइनेंस पर रिलाय करोगे तो एक इमेज, एक इंप्रेशन जाएगा कि यार इस बंदे के अंदर गट्स नहीं है। अगर आप सिर्फ डेट फाइनेंसिंग की तरफ जाओगे ना, तो लोग आपसे डरेंगे डील करते हुए। पता है क्यों? वो कहेंगे यार कि अगर लेट सपोज ये अपने डेट पे ऑफ नहीं कर सका ना, तो उसका बिजनेस कोलैप्स कर जाएगा, कि इतना डेट ले लिया है कि अब जो है इसका बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता, जरा सी कोई गलती हुई ना इसका बिजनेस बंद हो जाएगा, तो इससे डील नहीं करो। तो ना ही बिल्कुल डेट फाइनेंस के एक्सट्रीम पे जाना है, ना ही इक्विटी फाइनेंस के एक्सट्रीम पे जाना है, दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है। आई होप ये बात भी मैं आपको समझा पाया हूं। इसके बाद लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। शॉर्ट टर्म फाइनेंस और लॉन्ग टर्म फाइनेंस का मतलब पता है क्या होता है? अगर आप अपने बैलेंस शीट में देखते हो तो एक साइड पे आपके पास एसेट होते हैं, दूसरे साइड पे आपके पास लायबिलिटीज प्लस इक्विटीज होती है। लायबिलिटी भी डिवाइडेड होती है इनटू टू। एक आपके पास होती है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, एक होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब यहाँ पे अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में डील कर रहे हो तब भी मसला है,
सिर्फ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में डील कर रहे हो तब भी मसला है, इसका भी एक ब्लेंड बनाना है। सर देखिए, अगर मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में डील कर रहा हूँ ना, तो पता है क्या होगा, तो अचानक से मेरे पास बहुत सारी क्या हो जाएगी, पेमेंट ऑब्लिगेशन आ जाएगी कि मुझे जो है ना अब 9 महीने के बाद एक प्रिंसिपल अमाउंट पे करनी है, 10 महीने के बाद एक प्रिंसिपल अमाउंट पे करनी है, 11 महीने के बाद एक प्रिंसिपल अमाउंट पे करनी है। तो यहाँ पे मेरे फाइनेंसेस जो ना बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म फाइनेंस की तरफ फोकस करूंगा ना, तो पता है क्या होगा, मेरा इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाएगा कि एक लोन 5 साल बाद पे ऑफ करना है, एक 10 साल बाद पे ऑफ करना है, एक 7 साल बाद पे ऑफ करना है। उसका मतलब ये है कि 5-5, 6-6, 7-7 साल तक आप क्या करोगे, इंटरेस्ट पे करते रहोगे, जो कि बहुत ज्यादा बर्डन करेगा बिजनेस को। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर आपने मैक्सिमाइज करना है शेयर होल्डर की वैल्यू को, तो आपने मिक्सचर क्रिएट करना है डेट और इक्विटी फाइनेंस का, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस का। The ultimate finance decision should be based on optimal capital structure and value maximization for the shareholders. सर वैल्यू मैक्सिमाइजेशन वाली बात तो समझ आ गई। व्हाट इज ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर? ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो आपके पास कैपिटल स्ट्रक्चर है, यानी कि जो आपके पास बैलेंस शीट है ना, वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए। आपके पास जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस्ड होने चाहिए। सर मैं ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरीके से अचीव करूंगा? मैं ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरीके से अचीव करूंगा? आप ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर को 3 तरीके से अचीव कर सकते हो। नंबर 1, मिक्सचर ऑफ डेट और इक्विटी फाइनेंस। नंबर 2, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो सर ये तो आप ऑलरेडी पढ़ा चुके हो, यानी कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ डेट और इक्विटी फाइनेंस, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। सर नंबर 3 क्या है? नंबर 3 का मतलब होता है कि आपके पास एडिक्वेट कैश होना चाहिए कि आप लिक्विडिटी को मेंटेन कर सके। तो जो नंबर 3 है ना, नंबर 3 है वो क्या है आपके पास? लिक्विडिटी। सही है, यहाँ पे आपने क्या करना है, लिक्विडिटी को मेंटेन करना है। व्हाट इज मेंट बाय लिक्विडिटी? लिक्विडिटी क्या होती है और लिक्विडिटी को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है? लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आपके पास कैश या जो आपके पास कैश या कैश नियर टू कैश आपके पास एसेट हो, आपके पास कैश या नियर टू कैश आपके पास एसेट की अवेलेबिलिटी हो। सर जब मैं एसेट साइड पे देखता हूँ ना, तो मेरे पास आता है करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। करंट एसेट में मेरे पास आ रहा था कैश, बैंक, अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री। सही है, इसके अलावा आपके पास जो है वो कैश, बैंक, अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री और प्रीपेमेंट्स, ये आपके पास क्या आ रही होती हैं, ये आपके पास आ रहा होता है करंट एसेट में। नॉन करंट एसेट में आपके पास प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट वगैरह आ रहा होता है। अब यहाँ पे सर लिक्विडिटी कैसे मेंटेन करूं? लिक्विडिटी ऐसे मेंटेन करें कि आपके पास कैश या जो नियर टू कैश आपके पास एसेट मौजूद हो, जैसे कि कैश हो, बैंक हो, फिर एसेट तो सॉरी फिर आपके पास होता है अकाउंट्स रिसीवेबल। सर अकाउंट्स रिसीवेबल कैश तो नहीं है लेकिन नियर टू कैश है। कैसे कि अगर आपको पैसों की तंगी हो रही है, तो आपने किसी को उधार पे पैसे दिए हुए थे, अब आप उसको बोलते हैं कि भाई वक्त आ गया है, मुझे पैसे वापस करो, मुझे कहीं और पे लगाने, तो वहां पे आपको लिक्विडिटी इंश्योर हो जाती है। सही है, तो लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश या नियर टू कैश एसेट, इसको भी मेंटेन करना होता है। क्योंकि अगर आपके पास बिजनेस में लिक्विडिटी नहीं होती और आपको कोई अर्जेंट पेमेंट्स वगैरह आ जाए, आप नहीं कर सकते ना, तो मार्केट में बहुत बैड इंप्रेशन जा रहा होता है। तो यहाँ पे अगर मैं इस पहले पैराग्राफ को समराइज करूं, तो इसमें 2 बातें हो रही हैं। पहले कह रहा है कि अगर आपने बिजनेस के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है, 2 चीजों पे काम करता है। नंबर 1, शेयर होल्डर्स की वैल्यू को मैक्सिमाइज करता है। नंबर 2, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। सर ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसे मेंटेन करते हैं? आप ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर को ऐसे मेंटेन करते हो कि आपके पास मिक्सचर होना चाहिए डेट और इक्विटी का, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म का, और साथ ही साथ आपके पास एडिक्वेट कैश होना चाहिए कि आप जो है वो डे टू डे ट्रांजेक्शंस को मीट कर सको। सही है, आई होप ये पैराग्राफ आपको अब डिटेल में समझ आ गया होगा। आगे लिखा हुआ है एनी कंपनी, कोई भी कंपनी, चाहे वो एक छोटी ग्रोसरी शॉप हो या फिर आपके पास कोई लार्ज एफएमसीजी हो, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी हो, हर कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं। सही है, अब
क्या होता है कि जब आप सेल्स कर रहे होते हो या अपना जो भी प्रोडक्ट बेच रहे होते हो, तो उसमें आपके पास क्या होता है, फंड्स का इनफ्लो आता है। सर फंड्स का इनफ्लो कैसे आता है, सेल्स करके, सही है, लोन लेकर, या अपना जो कोई फिक्स एसेट सेल करके, सही है। सर कैश का आउटफ्लो कैसे होता है कि आप कोई एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हो, कोई एक्सपेंस इनकर कर रहे हो, कहीं पे पैसे री इन्वेस्ट कर रहे हो, तो पैसा आ रहा होता है कैश इनफ्लो, और पैसा जा रहा होता है फंड्स आउटफ्लो। तो यहाँ पे आपने इन दोनों को अगर मॉनिटर कर लिया तो उसका मतलब है कि आपने बेहतरीन जो ना अपने फाइनेंसेस को मेंटेन कर लिया। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब सबसे पहले चैप्टर का नाम है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, और फाइनेंसेस को मैनेज करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो क्यों ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन को समझ लिया जाए। यहाँ पे अब तक किसी को कोई सवाल है तो पूछ ले, मैं आपको 30 सेकंड्स दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा। चलें, financial management is the art and science of managing a company's funds so that it can meet its goals and objectives. फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो क्या है, एक आर्ट है, एक साइंस है कंपनी के जो फंड्स होते हैं उनको मैनेज करने का, ताकि कंपनी अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर ले। अब अगर इस डेफिनेशन का पोस्टमार्टम करें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि लिखा हुआ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट का मतलब होता है कि किसी भी चीज को आप क्या कर रहे हो, सब्जेक्टिवली परफॉर्म कर रहे हो। सर सब्जेक्टिवली परफॉर्म करने का मतलब ये है कि आप उसमें अपनी ओपिनियंस और फीलिंग्स अप्लाई कर रहे हो, कि अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूं और वो काम करते वक्त मैं क्या कर रहा हूं, अपनी ओपिनियन को, अपनी फीलिंग्स को, अपने गट्स को डिप्लॉय कर रहा हूं, कोई चीज रिसर्च एंड डेवलप नहीं कर रहा, तो दिस इज कॉल्ड आर्ट। साइंस ऑन द कॉन्ट्ररी क्या होता है, किसी भी चीज को ऑब्जेक्टिवली परफॉर्म करने में हेल्प करता है। ऑब्जेक्टिवली परफॉर्म करने का मतलब क्या होता है कि वहां पे आप फैक्ट्स और फिगर्स को डिप्लॉय करते हो, आप क्या करते हो, चीजों को एनालाइज करते हो, एवेल्युएट करते हो, स्टडी करते हो, फिर इंटरप्रेट कर रहे होते हो। अब यहाँ पे आर्ट की कुछ एग्जांपल देता हूँ, साइंस की कुछ एग्जांपल देता हूँ। भाई बच्चों ने कहा कि सर आपके पास जो पेपर्स होते हैं, जो आपके पास पेपर आ रहे होते हैं, इसके इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का पेपर आ रहा होता है, वो किस तरीके से आता है। तो मैंने कहा बच्चों देखो, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि आई कैप जो है वो सबसे ज्यादा क्या करता है, वैसे चैप्टर नंबर 4 पूछ रहा होता है, लेकिन इस बार मेरी गट्स फीलिंग है कि चैप्टर नंबर 1 2 3 ज्यादा पूछेगा, क्योंकि एक पैटर्न जो है मुझे समझ आता है। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है चैप्टर नंबर 1 2 3 की आप ज्यादा तैयारी करो। तो ये जो मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ ना, ये क्या है, आर्ट है। ये क्या है, आर्ट है। मैं अपनी ओपिनियंस, अपनी फीलिंग डिप्लॉय कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे पूछो कि सर पेपर किस तरीके से आता है, मैंने बोला भाई आपने पूरी 100% तैयारी करनी है। और आई कैप ने जो ना पेपर वेटेज बताया इस तरीके से कि भाई जो है वो 25% टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 4, 10% टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 6, और इसी तरीके से 20% चैप्टर टेस्ट होंगे। तो एज पर द आई कैप्स गाइडेंस इस तरीके से पेपर आएगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी फीलिंग्स अप्लाई नहीं की, जो लिखा हुआ है वो आपको पढ़ के सुना दिया। दिस इज कॉल्ड साइंस। सही। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप अपनी गट फीलिंग्स को भी जो है डिप्लॉय करते हो, यानी कि आर्ट भी अप्लाई करते हो, और क्या कर रहे होते हो कि जो डाटा आपके पास मौजूद होता है उसको स्टडी भी कर रहे होते हो, यानी कि साइंस भी अप्लाई कर रहे होते हो। सर ये आर्ट और साइंस को अप्लाई करते हुए मैं करता क्या हूँ, आप कंपनी के फंड्स को मैनेज कर रहे होते हो, कि कंपनी में अगर पैसे रखे हुए हैं तो उसको किस तरीके से यूज करना है, उसे किस तरीके से जो है एफिशिएंटली डिप्लॉय करना है, किस तरीके से एक्सपेंडिचर्स इनकर करने हैं, और अगर आपके पास कंपनी में पैसे मौजूद नहीं है तो पैसे कहां से लेकर आने हैं। तो ये जो सारी चीजें कर लोगे तो कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स मीट हो जाएंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से दो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं,
एक है शेयर होल्डर की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना और दूसरा है ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर को क्रिएट करना। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। अजान हो रही है, अजान के बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। कोई सवाल तो लिख दीजिएगा चैट पे। ओके, एच के कह रहा है कि सर इतने दिन से नेट प्रॉब्लम होने की वजह से कुछ क्लासेस नहीं ले सका, तो इसलिए रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा प्रीवियस क्लासेस की। मैं इंशाल्लाह कर दूंगा। वैसे यूट्यूब पे पूरा जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। एच के कह रहा है सर एग्जाम्स की रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है यार? ये एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ है, एडमिन से पूछ लिया करो। मुझे अपना सही से पता नहीं होता क्योंकि मैं टीचिंग में इतना इन्वॉल्व हो गया ना, तो मैं इन चीज़ों के बारे में अपडेट रखता नहीं हूँ। बट अगर मुझे कुछ पता चलता है मैं बता दूंगा। सेफ साइड पे एडमिन को मैसेज डाल दो, ठीक है? जितने भी ग्रुप में एडमिन मौजूद है ना, उन सबको एक ही मैसेज कर दिया करो। इंशाल्लाह अपनी कन्वीनियंस पे कोई ना कोई जल्दी रिप्लाई कर देगा। आयशा कह रही है सर हम लेंडर्स को क्रेडिटर्स कहते हैं, तो फिर हम यहाँ लायबिलिटी को डेट क्यों कह रहे हैं, क्रेडिट क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि यहाँ पे हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि यहाँ पे हम डेट में है, हम डेटर है ना, तो हम डेट में, इसलिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डेट कह रहे हैं, क्रेडिट नहीं कह रहे, क्योंकि ये हमारे पास ना, हमारी जिम्मेदारी, इसलिए इसको क्रेडिट नहीं कह रहे। ठीक हो गया? गुड क्वेश्चन बाय द वे आयशा, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू का गेम है ना। लेंडर सामने है, क्रेडिटर सामने है, लेकिन लोन तो मेरे पास है ना, तभी मैं क्या कह रहा, तभी जो है इसको कहते हैं डेट कहते हैं, क्रेडिट नहीं कहते। गुड क्वेश्चन, लेकिन ये सिर्फ परसेप्शन का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलो। अच्छा, अब यहाँ पे हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन समझ आ गई है, तो यहाँ पे आपके पास फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो एस्पेक्ट्स की बात करूंगा, और सुनिएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो एस्पेक्ट्स, दो पॉइंट ऑफ व्यूज। पहला पॉइंट ऑफ व्यू क्या है
कि ऑल बिजनेस डिसीजंस हैव फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। बिजनेस में आप जो भी डिसीजन मेकिंग करते हो ना, उसके फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सर क्या ऐसा होता है? यस, ऐसा होता है, और ये एक एस्पेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। मैं आपको बताता हूँ। देखें, आपने मार्केटिंग करनी है, तो मार्केटिंग करने के लिए आपको पैसे चाहिए, सही है। वो आप कहां से लोगे? फाइनेंस डिपार्टमेंट से लोगे। आपने क्या करना है? परचेजिंग करनी है, आपने प्रोक्योरमेंट करनी है, तो आप पैसे कहां से लोगे? फाइनेंस डिपार्टमेंट से। आपने किसी एम्प्लॉय को हायर करना है, तो इस एम्प्लॉय को हायर करते वक्त जो भी उसकी एक्सवाइजी सैलरी डिसाइड करोगे, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को बता दोगे कि मंथ एंड में इसको ये सैलरी देना। इसके अलावा अगर आप लेट सपोज कोई आपके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन आ गई है पेमेंट की, तो इसका मतलब ये है कि आपने बाय लॉ उसे पे करना है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट पे करेगी। आपने कोई आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसे देगा। आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसे देगा। अगर कोई एम्प्लॉय जो है उसको अगर कोई रिसोर्स चाहिए, तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट अरेंज करके देगा। तो इसका मतलब ये है कि एक छोटी से छोटी पेन खरीदनी हो या बड़े से बड़ा जहाज खरीदना हो, तो यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होगा, सही है। आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो उसके भी पैसे होंगे, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जाएंगे। तो हर बिजनेस डिसीजन के फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, सही है। अब यहाँ पे जो दूसरा एस्पेक्ट है वो क्या लिखा हुआ है कि an important aspect of financial management is the choice of financing method for companies asset। ठीक है, आपने कंपनी में एसेट परचेज करने होते हैं, चाहे वो करंट एसेट हो चाहे वो नॉन करंट एसेट हो। अब कंपनी में जब आपने एसेट परचेज करने होते हैं, तो आपके पास होती है चॉइस, आपके पास होती है चॉइस कि आप उस एसेट को किस तरीके से फाइनेंस करोगे। आप क्या करोगे? अपने पैसों से फाइनेंस करोगे? आप क्या करोगे? उधार के पैसों से फाइनेंस करोगे? अपने पैसों से फाइनेंस करोगे, तो उसमें कौन से मेथड को चूज करोगे? उधार के पैसों से फाइनेंस करोगे, तो उसमें कौन सा मेथड चूज करोगे? ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द चॉइस ऑफ फाइनेंसिंग मेथड फॉर कंपनीज एसेट। मैं एग्जांपल देता हूं। आपने एक प्लांट परचेज करना था, प्लांट था 25 लाख रुपए का, प्लांट था 25 लाख रुपए का। तो आपने सबसे पहले चेक किया कि आपके पास रिटेन्ड अर्निंग्स मौजूद है, आपके पास रिटेन्ड अर्निंग मौजूद है। आपने देखा आपके पास रिटेन्ड अर्निंग बहुत इनसफिशिएंट है, सिर्फ 10 लाख रुपए की है। अगला ऑप्शन आपके पास क्या है? आपने देखा कि आपके पास जो है वो कैश वैश पड़ा हुआ लिक्विडिटी है, आपके पास लिक्विडिटी सिर्फ 30 लाख रुपए की है। तो आपने बोला अगर मैं 30 लाख रुपए में से 25 लाख का एसेट ले लूंगा, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास लिक्विडिटी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी, तो आपने कैश भी मना कर दिया। फिर आपने सोचा कि यार मैं जो है ना एक काम करता हूँ, लोगों को, जनरल पब्लिक को शेयर्स ऑफर करता हूँ, शेयर्स ऑफर करने के बाद जो मेरे पास 25 लाख रुपए आएंगे उससे प्लांट परचेज कर लेता हूँ। लेकिन आपने बोला इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो आपने कहा बैंक से लोन ले लेता हूँ। बोला बैंक से लोन लेने का मकसद ये है कि फिर बैंक से जो है बहुत ज्यादा चीजें बैंक के साथ जो ना टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ज्यादा हैवी रखने पड़ेंगे। आपके पास लास्ट ऑप्शन क्या था? आपने बोले काम करता हूँ 25 लाख रुपए के प्लांट को या इक्विपमेंट को क्या करता हूँ, लीज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो भी आप क्या करोगे, फाइनेंसिंग मेथड को चूज करोगे ना कंपनी के एसेट को परचेज करने के लिए, वो बहुत केयरफुली करना पड़ता है। company use variety of sources of finance and the aim should be to achieve efficient capital structure। ये जब डिसीजन मेकिंग करते हो ना कौन से फाइनेंसिंग मेथड की तरफ जाना है, सही है। यहाँ पे इस डिसीजन मेकिंग को करते वक्त आपने एक चीज को इंश्योर करना है कि आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ना वो ऑप्टिमाइज्ड रहे या फिर एफिशिएंट रहे। ऐसा ना हो कि आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो हिल जाए। और मैंने आपको बता दिया कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है तीन चीजों से, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फंडिंग से, अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट कैश फॉर डी टू डे एक्सपेंसेस, और तीसरा लिखा हुआ है सुटेबल बैलेंस होना चाहिए इक्विटी और डेट फाइनेंसिंग का। इसके कहना सर मींस सब ट्रांजैक्शन सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास से होके गुजरेगी। मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से होके ना गुजरे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तुम खुद सोच लो ना कि जितनी भी चीजें होती है ना वो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख जाएंगी, जितनी भी चीजें होती है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिख जाएंगी, जितनी भी चीजें ना वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में नजर आ रही होंगी। चाहे उनका कोई फाइनेंशियल उनका डायरेक्टली कोई फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस है या नहीं, वो फाइनेंस के स्टेटमेंट्स में दिख रही होगी। तो तभी आपको मैंने बताया कि फाइनेंस के दो एस्पेक्ट है। पहला एस्पेक्ट ये है कि ऑल बिजनेस डिसीजंस हैव फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। नंबर टू,
An important aspect of financial management is the choice of financing method for companies asset. और यहाँ पे आप जब भी इस चॉइस को एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो हमेशा याद रखना कि एफिशिएंट कैपिटल स्ट्रक्चर ना हिले। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। जो भी मैं ग्रीन करके मार्क कर रहा हूँ ना, ये कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और जो मैं मार्क नहीं कर रहा ना, वो पैराग्राफ पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज फिर से मैं एक दफा डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, कीप ऑन रीडिंग योर बुक्स। एक दो तीन चार, चार दफा तो कोशिश करो, अदरवाइज तीन दफा तो कोशिश करो। एक दफा बुक रीड करने से, दो दफा बुक रीड करने से पेपर पास होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो कीप ऑन रीडिंग योर बुक। इंपॉर्टेंट एरियाज, नॉन इंपॉर्टेंट एरियाज कोने कोने रीड करो, सही, ताकि तुम्हारे एमसीक्यूज बेहतर हो जाए। और इंशाल्लाह जब एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ना, तो मेरी बात तुम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अब एक और टॉपिक आ रहा है, रोल ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब यहाँ पे आपके पास दो दो बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे हुए हैं, मैं उसको समराइज कर देता हूँ। कह रहा है कि पहले के वक्तों में जो फाइनेंशियल मैनेजर होता था ना, उसका काम एक अकाउंटेंट वाला होता था, एक मुंशी वाला काम होता था कि भाई फाइनेंस को प्लान करो, पैसे को इन्वेस्ट करो, फंड्स को रेज करो, सही है। यानी कि वो सिर्फ नंबर क्रंचर्स थे, वो सिर्फ नंबर्स लिखा करते थे रजिस्टर पे, मुंशी थे वो लोग। लेकिन अब जो है ना, इकोनॉमी बहुत फास्ट हो गई है, आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, एआई आपके पास आ चुका है। तो अब जो है ना, आपके पास फाइनेंशियल मैनेजर सिर्फ अकाउंटेंट्स नहीं है, बल्कि वो कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स हैं। उनके पास ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बिजनेस की, कि इनका जो बिजनेस है वो क्या है, और वो बिजनेस किस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है, तो पूरी इंडस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। उनके पास पर्सनालिटी ट्रेट्स या सॉफ्ट स्किल्स जैसे कि लीडरशिप एबिलिटीज, मैनेजरियल स्किल्स, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस, सही है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। जो भी वो करे, फाइनेंशियल मैनेजर्स जो भी कर रहे हो, उनका प्राइमरी गोल पे से नजर नहीं हटनी चाहिए, दैट इज टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द कंपनी टू इट्स ओनर्स, कि शेयर होल्डर्स की वैल्यू को इंक्रीज करना है कुछ भी हो जाए, सही है। तो यहाँ पे आपके पास तीन की एक्टिविटीज हैं जो कि फाइनेंशियल मैनेजर्स डेली बेसिस पे परफॉर्म कर रहा होता है, ताकि वो अपने प्राइमरी गोल को अचीव कर सके, दैट इज टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वैल्यू। तो तीन काम क्या है, कि वो फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा होता है, वो इन्वेस्टमेंट देख रहा होता है, और वो फंड्स रेज कर रहा होता है। मेरे पास मैसेज आया है कि आपका इंटरनेट अनस्टेबल है, क्या किसी को ऐसा फील हो रहा है? जी, इंटरनेट ओके है? चलो, ओके। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि लिखा हुआ था रोल ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजर। तो फाइनेंशियल मैनेजर का पहले के वक्तों में रोल बहुत रिड्यूस्ड था। दे हैड टू मेक श्योर, उस वक्त उनको सिर्फ इंश्योर करना होता था कि भाई जो भी नंबर्स है ना, वो मैं सही से प्लेस कर दूं, कि एसेट को एसेट की साइड पे, इक्विटी को इक्विटी की साइड पे, लायबिलिटीज को लायबिलिटीज की साइड पे, एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को उनकी ही जगहों पे मैं लिखूं। फिर करंट एसेट को नॉन करंट एसेट के साथ मिक्स ना कर दूं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में ना मिला दूं, जो भी मेरी डबल एंट्री है वो सही लगी हुई हो, पोस्टिंग सही हो। पहले वो सिर्फ मुंशियों वाला काम कर रहे होते थे कि कोई गड़बड़ ना हो, लेकिन अब जो है उनका विजन बहुत बड़ा हो गया है। उनका विजन ये है कि यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हेल्प करनी है, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन में हेल्प करनी है। कैसे करेंगे? तीन काम करके। वो फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, और क्या करेंगे? फंड्स को रेज करेंगे। फिर फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है? देखो, जब भी मैं कहता हूँ ना प्लानिंग, वर्ड प्लानिंग का मतलब होता है कि आप फ्यूचर में, लेट सपोज 1 साल, 2 साल, 3 साल या उससे ज्यादा, आप चीजों को प्लान कर लेते हो, प्रोजेक्ट कर लेते हो पहले से ही अपने पास। अच्छा, मुझे नहीं पता कि इंटरनेट कहाँ से गया था, तो मैं यहीं से चल रहा हूँ कि सबसे पहले मैं बात करूंगा फाइनेंशियल प्लानिंग पे।
फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है, प्लानिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को फ्यूचर में, आप किसी भी चीज को फ्यूचर में मैप आउट कर लेते हो, सही है, सारी चीजों को ऑलरेडी क्या कर देते हो, प्लेस कर देते हो फ्यूचर में, और फिर क्या होता है, वो चीजें अपना काम परफॉर्म करना शुरू कर देती है। अब वो चाहे अगले 1 साल के लिए करो, 2 साल के लिए करो, 3 साल के लिए करो, आपने उसको प्रोजेक्ट कर दिया है। अब वो क्या होगा, चीजें खुद से चलना शुरू हो जाएंगी। दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है कि पैसों से रिलेटेड आपने तमाम चीजों को प्लान कर लिया, फ्यूचर में मैप आउट कर दिया, फैला दिया है, कि आपने प्रोजेक्ट कर लिए कि रेवेन्यूज कितने होंगे, कि भाई पहले अगर ये जो मैं सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करता हूं तो पहले साल में इतना रेवेन्यू होगा, दूसरे साल में इतना रेवेन्यू होगा, तीसरे साल में इतना रेवेन्यू होगा। अगर ये मैं सारी चीजें परफॉर्म करता हूं तो मेरे पास जो एक्सपेंडिचर आ रहे होंगे पहले दूसरे साल में, तीसरे साल में इतने आ रहे होंगे, और मुझे आगे जाके 6 महीने के बाद, साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद यहाँ यहाँ फाइनेंस की नीड हो सकती है। यानी कि मुझे जरूरत पड़ सकती है 6 महीने के बाद मैं जनरल पब्लिक को शेयर्स ऑफर कर रहा हूँ, या 2 साल के बाद मैं डिबेंचर्स ऑफर कर रहा हूँ, या मुझे आगे जाके एक एसेट को लीज करना है। ये सारी चीजें आप पेपर पे प्लान करके रख लेते हो, फिर प्लान को अकॉर्डिंगली चेंज कर रहे होते हो। दूसरा, फाइनेंशियल मैनेजर का काम ये होता है कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। हमेशा याद रखना कि बिजनेस में अगर आपके पास एक्सेसिव अमाउंट पड़ी हुई है, लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट से ज्यादा अमाउंट पड़ी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि आप एक अच्छे फाइनेंशियल मैनेजर नहीं हो। आपके बिजनेस में जो लिक्विडिटी इंश्योर करनी थी आपने, वो थी 10 लाख रुपए की, आपके पास बिजनेस में 50 लाख रुपए पड़े हुए, तो जो 40 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े हुए ना, तो इसका मतलब ये है कि आप बिजनेस के पैसों को जाया कर रहे हो। यहाँ पे आपको चाहिए था कि जो एक्स्ट्रा 40 लाख रुपए है आप इन्वेस्ट कर देते किसी और बिजनेस के अंदर। सर कौन से बिजनेस के अंदर, जो कि आपको हाई रिटर्न प्रोवाइड करे। तो हाई रिटर्न बिजनेसेस में आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, ये भी फाइनेंशियल मैनेजर का काम है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो फंड्स रेज कर रहा होता है। सर मैं डेट फाइनेंस की तरफ जाऊं, मैं इक्विटी फाइनेंस की तरफ जाऊं। अगर मैं डेट फाइनेंस की तरफ जा रहा हूं तो मैं लीज की तरफ जाऊं, या मैं जो है वो बॉन्ड्स की तरफ जाऊं, डिबेंचर्स की तरफ जाऊं। अगर मैं इक्विटी फाइनेंस की तरफ जा रहा हूं तो मैं ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की तरफ जाऊं, या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की तरफ जाऊं। तो ये सारी चीजें कौन देख रहा होता है, फाइनेंशियल मैनेजर। तो आई होप आपको रोल समझ आ गया होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। सही है। अगला आपके पास टॉपिक आ रहा है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में इसके पूछ रहे हैं सर व्हाट इज रियल स्टेट बिजनेस। रियल स्टेट बिजनेस का तो यही काम होता है ना, कि जो भी आपके पास प्रॉपर्टी होती है, सही है, उसमें क्या होता है कि डील कर रहे होते हैं, कमीशन एजेंट्स होते हैं, या फिर उनके पास अपने प्लॉट्स या अपने फ्लैट्स या अपने पोर्शंस होते हैं, अपनी बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें डील कर रहे होते हैं, या किसी और की प्रॉपर्टी में डील कर रहे होते हैं, और क्या करते हैं, कमीशंस ले रहे होते हैं। ये तो खैर एक अलग बिजनेस है। अब आ जाते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे। लिखा हुआ है corporations are often required to raise external funding or capital to expand their businesses into new markets or locations, to invest in research and development, or to spend on campaigns to deal in a competitive market। अभी जो बात लिखी है ना, जरा मैं ये समझाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं इसको ग्रीन कर रहा हूँ। कह रहा है कह रहा है कि सर हमें सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस की जरूरत क्यों पड़ती है, हमें बिजनेस में पैसे लाने की क्या जरूरत पड़ गई। तो बोला कि जब आप बिजनेस में पैसे ला रहे होते हो ना, तो उसकी 3 वजूहात है। नंबर 1, कि अगर आपने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हो इनटू न्यू मार्केट्स और लोकेशन, तो आपको फंड्स की जरूरत पड़ेगी, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आपको ढूंढने पड़ेंगे। सही है। नंबर 2, अगर आपको रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना है, ये बात मैं ऑलरेडी 2-3 दफा बता चुका हूं कि बिजनेसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहती हैं, बिजनेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहती हैं, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट महंगी होती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में टाइम चाहिए होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। कंपनी के पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के पैसे नहीं होते, इसलिए उनको सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की नीड होती है। तो पहला, कि अगर आपने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, भाई आपके पास एक ब्रांच खुली है तारिक रोड पे, और आपने एक ब्रांच खोली है डिफेंस पे, तो आपको सोर्स ऑफ फाइनेंस चाहिए होंगे ना कि आप डिफेंस पे ब्रांच खोल सको। इसी तरीके से आपके पास लेट सपोज एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप चाहते हो कि इसमें एडवांसमेंट आए, तो एडवांसमेंट कैसे आएगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू।
रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल है? जब आपके पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मौजूद हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कभी कभी जाहिर सी बात है कि आपका बिजनेस एक कंपेटिटिव मार्केट में डील कर रहा है, सही है? तो कंपेटिटिव मार्केट में कोई कंपेटिटर एक ऐसी कैंपेन चला दे, कि जिसकी वजह से आपका बिजनेस डिसएडवांटेज पे चले जाए। जैसे यहाँ पे आपने देखा था कि एक वक्त पे केएफसी ने क्या किया था कि मैकडॉनल्ड्स के ऊपर अपनी ब्रांडिंग करना शुरू कर दी थी। तो केएफसी ने कंपेटिटिव मार्केट में एक ऐसी कैंपेन चला दी कि जिसकी वजह से मैकडॉनल्ड्स जो है वो परेशान हो गए। अब मैकडॉनल्ड्स को बाउंस बैक करना है, काउंटर करना है या कॉम्पीट करना है, तो मैकडॉनल्ड्स के पास इतने फंड्स होने चाहिए कि वो केएफसी को मुंह तोड़ जवाब दे सके। तो उनको क्या चाहिए? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस चाहिए। खैर अब तो दोनों ही मैटर नहीं करते क्योंकि हम तो इनका बॉयकॉट कर रहे हैं, लेकिन आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले आपने देखा कि केएफसी पिछले 3-4 साल से क्या कर रहा था, मैकडॉनल्ड्स को इसी तरीके से हरास कर रहा था, कंपेटिटिव मार्केट में ऐसी कैंपेन चला रहा था कि मैकडॉनल्ड्स बेचारा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। एक वजह ये हो सकती है कि उनके पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस नहीं होंगे और वो क्या कर रहे होंगे, काउंटर नहीं कर पा रहे होंगे, सही है? आपके पास मेजरली दो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं, एक होता है डेट फाइनेंस या डेट कैपिटल, दूसरा आपके पास होता है इक्विटी कैपिटल या इक्विटी फाइनेंस, सही है? डेट कैपिटल या डेट फाइनेंसिंग का मतलब ये होता है कि आप क्या कर रहे होते हो, बिजनेस में फाइनेंस लेकर आ रहे होते हो एक पेमेंट ऑब्लिगेशन के साथ। आप बिजनेस में पैसे लेकर आ रहे होते हो एक पेमेंट ऑब्लिगेशन के साथ कि फ्यूचर में किसी भी एक्स वाई जी टाइम पे वो प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दी जाएगी जो पहले बिजनेस को चलाने के लिए गई थी। कि भाई बिजनेस ने 1 करोड़ रुपए लिए थे 5 साल के लिए, सही है? तो 5 साल के बाद आपने 1 करोड़ रुपए वापस करना होगा। दिस इज कॉल्ड डेट कैपिटल। यहाँ पे कभी कभी इंटरेस्ट भी शामिल होता है, यहाँ पे इंटरेस्ट भी शामिल होता है कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए लिए है 5 साल के लिए, तो यहाँ पे एग्रीमेंट में ये भी लिखा जा सकता है कि आपने एनुअली जो है वो लेट सपोज 10% या 5% इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, तो आप हर साल के एंड में इंटरेस्ट अमाउंट पे करोगे। दिस इज कॉल्ड डेट कैपिटल। ऑन द कॉन्ट्ररी इक्विटी कैपिटल में क्या होता है कि जब आप बिजनेस में फंड्स रेज कर रहे होते हो तो आपके ऊपर कोई पेमेंट ऑब्लिगेशन नहीं होती है कि आपने क्या करना है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे वो पैसे वापस करने होते हैं। अब डेट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल के अंदर मजीद बहुत सारे आपके पास जो है वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आ जाते हैं। जैसे डेट कैपिटल की बात करूं तो आपके पास अकाउंट्स पेबल आ जाता है, आपके पास कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट आ जाता है, आपके पास बैंक लोन आ जाता है, आपके पास डिबेंचर्स आ जाते हैं, आपके पास लीज आ जाता है। इक्विटी कैपिटल की बात करूं तो आपके पास इक्विटी कैपिटल की बात करूं तो आपके पास शेयर्स आ जाते हैं, आपके पास रिटेन्ड अर्निंग आ जाता है। ये सारी चीजों को इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, ठीक है? आज मैंने आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है तो उसको भी मैं जरा ग्रीन कर लूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है? ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 को पॉज करके जरा मैं आपको पूरे चैप्टर्स की लिस्ट पे लेके जाता हूँ। देखिए ये आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट, मैंने आपको शुरू में बता दिया था, जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया मैं फिर एक दफा बता दूं, ये 10 चैप्टर्स आपके पास, चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चैप्टर नंबर 1 नेचर ऑफ बिजनेस, चैप्टर नंबर 2 ओनरशिप ऑफ बिजनेस, चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस। इन तीनों चैप्टर्स को क्लब कर लो तो बन जाती है ग्रेड ए। इन तीन चैप्टर्स को क्लब कर लो तो बन जाती है ग्रेड ए। नेचर ऑफ बिजनेस, ओनरशिप ऑफ बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस, सही है? हमने नेचर ऑफ बिजनेस में पढ़ा कि बिजनेस क्या होता है, इसकी नेचर क्या है, इसके एक्शंस और रिएक्शंस क्या है, किस तरीके से बिहेव करता है, इसका एटीट्यूड क्या है, इसके रिलेशंस क्या है और इसके पास क्या क्या रिसोर्सेज मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा। चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा कि बिजनेस को किस किस तरीके से ओन किया जा सकता है। अगर आप बिजनेस को किसी पर्टिकुलर तरीके से ओन कर रहे हो तो उस ओनरशिप के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होंगे। उसके बाद हमने देखा चैप्टर नंबर 3 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, सही है? अरेंज किया जाता है चीजों को कि काम में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आ जाए। तो ग्रेड ए कंप्लीट कर चुके हैं, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास मौजूद हैं, वो देख लीजिएगा, सही है? अब ये हमारी स्टार्ट हुई है ग्रेड बी, चैप्टर नंबर 4 5 6 7 8 9। चैप्टर नंबर 4 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, चैप्टर नंबर 5 इंफॉर्मेशन सिस्टम, चैप्टर नंबर 6 बिजनेस एथिक्स, चैप्टर नंबर 7 मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स, चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजीज, चैप्टर नंबर 9 बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। सर ये जो चैप्टर नंबर 4 से लेके 9 है ना, इसमें आपके पास है बिजनेस फंक्शंस, इसमें आपके पास है बिजनेस फंक्शन। हर एक बिजनेस फंक्शन दूसरे बिजनेस फंक्शन से अलग होता है
कि वहां पे एक अलग अलग नेचर ऑफ टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं। देखो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट काम कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है, अकाउंटिंग का, वो कर रहा है फाइनेंसिंग का, वो कर रहा है ऑडिटिंग का, टैक्सेशन का, सही है, इन्वेस्टमेंट का। और उसके अगेंस्ट जो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो डिपार्टमेंट है ना, वो काम क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है आईटी का, वो काम कर रहा है टेक्नोलॉजी का, वो काम कर रहा है हाई स्पीड इंटरनेट का, वो काम कर रहा है साइबर सिक्योरिटी का, वो काम कर रहा है प्राइवेसी का, सही है। फिर अगर चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पे बिजनेस एथिक्स है। देखो बिजनेस को चढ़ा, बिजनेस को मशहूर करने के लिए, कामयाब करने के लिए ना, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप सिर्फ लीगैलिटी को फॉलो ना करो, आप एथिक्स को भी फॉलो करो। आप सिर्फ जो है ये नहीं देखो कि क्या चीज कानूनी है क्या चीज गैर कानूनी है, आप ये भी देखो कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज एक्सेप्टेबल है कौन सी चीज अनएक्सेप्टेबल है। तो ये डिपार्टमेंट यहाँ पे करता है, बिजनेस एथिक्स को देख रहा होता है। फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है ना, वो क्या कर रहा होता है, वो सेल्स मार्केटिंग फाइनेंस सॉरी सेल्स मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन वगैरह देख रहा होता है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा होता है, लोगों की हायरिंग फायरिंग ट्रेनिंग डेवलपमेंट, सही है, उनकी रेम्यूनरेशन उनकी पंक्चुअलिटी उनका टाइम मैनेजमेंट देख रहा होता है, उनका बिहेवियर देख रहा होता है। चैप्टर नंबर 9 क्या देख रहा होता है कि आपने क्या करना है, बिजनेस के ऑपरेशंस को देखना है। ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है सर, एक ऑपरेशन होता है जिसमें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा होता है, एक ऑपरेशन होता है जिसमें प्रोडक्ट को डिलीवर किया जा रहा होता है। तो यहाँ पे आपने ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस और ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को देखना है। तो हमने आज स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 4 जो कि ग्रेड बी का पहला चैप्टर है। और यहाँ पे हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ना शुरू किया है। चैप्टर नंबर 5 में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे, 6 में हम लीगल और एथिकल डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे, 7 में हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे, 8 में हम ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, 9 में हम ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हर बिजनेस फंक्शन दूसरे बिजनेस फंक्शन से डिफरेंट है, लेकिन सब क्या कर रहे हैं, सब ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 क्या अचीव कर रहा है कि किस तरीके से वैल्यू को मैक्सिमाइज करें, किस तरीके से कैपिटल स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करें। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम हर काम में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस लेकर आ रहा है कि भाई अगर आपके पास टेक्नोलॉजी होगी तो हर काम क्या होगा, एक्यूरेट होगा, हर काम जल्दी हो रहा होगा। बिजनेस एथिक्स में क्या है कि बिजनेस की इज्जत लोगों की नजर में बढ़ जाएगी, सही, लोग ट्रस्ट करने लगेंगे, ब्रांडिंग होना शुरू हो जाएगी, पॉपुलैरिटी आना शुरू हो जाएगी। चैप्टर नंबर 7 क्या कर रहा है, आपको सिखाएगा कि किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करनी है, किस तरीके से सेल्स बढ़ानी है, सही है। चैप्टर नंबर 8 क्या करेगा, अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स सेटिस्फाइड होगा ना, तो आपके बिजनेस के जो है वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेगा। और ऑपरेशंस तो बिजनेस के हर एरिया को कवर कर रहा होता है। फिर ग्रेड सी में आपके पास चैप्टर नंबर 10 इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि पाकिस्तान में मल्टीपल इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, उन इंडस्ट्रीज के अंदर एक जैसी कंपनीज या बिजनेसेस काम कर रही हैं। तो पाकिस्तान में कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रही है, पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रही है। तो आपको उनकी इंडस्ट्रीज और उनकी कंपनीज या बिजनेसेस के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ग्रेड ए चैप्टर नंबर 1 to 3, ग्रेड बी चैप्टर 4 to 9, ग्रेड सी चैप्टर नंबर 10। तो हम लोग ग्रेड बी में एंटर हो चुके हैं, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, ये बताना इसलिए भी जरूरी था ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम इस कोर्स को किस तरीके से लेके चल रहे हैं। और देखिए अगर आप राइट साइड पे देखते हैं ना, तो आपको सिर्फ 190 पेजेस नजर आ रहे हैं, पेज नंबर 1 से लेके 171। जाहिर सी बात है चैप्टर नंबर 10 171 से शुरू हुआ है तो 190 पे कंप्लीट हुआ होगा। आपके पास 190 पेजेस नहीं है, आपके पास 140 पेजेस है। हर चैप्टर में ना आपके पास 5 पेजेस बेकार है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ऑन एवरेज 14 पेजेस का चैप्टर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि 140 पेजेस है, और 140 पेजेस में बड़ी बात नहीं कर रहा, रोज 1 घंटा भी रीडिंग करते हो ना तो 10 दिन में तुम्हारी बुक कंप्लीट हो जाएगी। पहली बार में तुम्हें 10 दिन लगेंगे, अगली बार में तुम्हें 8 दिन लगेंगे, उसके बाद तुम्हें 7 दिन लगेंगे, उसके बाद तुम्हें 2 दिन लगेंगे। तो इसका मतलब ये है कि सर मैं तकरीबन तकरीबन 4 दफा बुक रीड कर सकता हूँ कि मुझे बमुश्किल कोई 25 या 27 दिन लगेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आज से शुरू करोगे तो फायदा है, सही है। एच के कह रहे सर क्लासेस की टाइमिंग शेयर कर दीजिएगा और मॉक टेस्ट रखेंगे। हाँ मैं सब रखूंगा, बेफिक्र हो जाओ, सही है। चैप्टर नंबर 7 बड़ा नहीं है, एच के चैप्टर नंबर 7 बहुत छोटा है। चैप्टर नंबर 5 लेंदी है, यस। चैप्टर चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक बहुत लेंदी है, ये लेंदी चैप्टर्स आपके पास।
ये तो बहुत छोटे चैप्टर्स हैं, ये मेन आपके पास लेंथी चैप्टर्स है, ठीक है, ये जरा इस पे ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे ही ऑफ करते हैं, ख्याल रखिएगा, तो सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज अल्लाह हाफिज। हैंड्स ऑन कोर्सेज के बारे में गाइड करते हैं। हैंड्स ऑन कोर्सेज के बारे में अगर आप अभी पीआरसी लेवल पे है ना, तो मैं कहूंगा अभी हैंड्स ऑन कोर्सेज को बॉदर ना करें। ज्यादा बेहतर ये है कि सितंबर में एडमिशन ले लें। सितंबर में एडमिशन लेंगे तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में आपकी तैयारी हो जाएगी और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा दिसंबर में, सही है। तो आप लोग जो है ना सितंबर में, अगर लेट सपोज किसी की अभी जुलाई में अटेम्प्ट है तो वो जुलाई अटेम्प्ट पे फोकस करे, किसी की सितंबर अटेम्प्ट है वो सितंबर अटेम्प्ट पे फोकस करे। आप लोगों ने सितंबर के एंड से शुरू करने हैं हैंड्स ऑन कोर्सेज और दिसंबर में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर किसी का पीआरसी जो है वो सितंबर तक भी क्लियर नहीं होता तो उसके बाद नवंबर अटेम्प्ट होगी ना, तो नंबर अटेम्प्ट देकर आप अपना पीआरसी क्लियर कर लो और जैसे पीआरसी क्लियर होगा आपके पास हैंड्स ऑन कोर्स आपके पास मौजूद होंगे, सही है। कोशिश करो कि अभी कैफ मौजूद नहीं है तो हैंड्स ऑन कोर्स पीआरसी और कैफ के बीच में कर लो। जब पीआरसी कंप्लीट होने लगे और कैफ शुरू होने लगे ना, उसके बीच में हैंड्स ऑन कोर्स कर, ठीक है। बाकी मैंने जवाब नहीं दिया तो मुझे भी व्हाट्सएप कर दे, मैं रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अल्लाह हाफिज।